जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और हमास की जंग में फलस्तीनियों का भले ही जानो माल का नुकसान हो रहा हो, दुनिया आंसू रो रही हो कि फलस्तीन के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इजराइल हमास को मारने के बहाने, हमास का सफाया करने के बहाने फलस्तीनियों का कत्ल क्यों कर रहा है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन इजराइल और हमास की जंग में इस वक्त अरब के वो देश बहुत बड़े क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो अपने लोगों को आखिर शांत करें तो कैसे करें। अरब के देशों में, और खासतौर अगर पूरे मुस्लिम देशों की बात की जाए तो पूरे मुस्लिम देशों में अपने अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को, अपनी आवाम को रोकने में दुनिया के हाथ पांव फूल रहे हैं। मुस्लिम देशों के हाथ पांव फूल रहे हैं, और खासकर उन देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है हमास और इजराइल के जंग, जिन देशों में बादशाहत कायम है। अगर ये जंग जल्द से जल्द ना रुकी तो कहीं उनके देशों में आवाम लाठी डंडे गड़ासे लेकर के, बंदूक गोली लेकर के, जो उनके हाथ में आए वो लेकर के अगर वो क्रांति पर उतर गई तो बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत खत्म हो जाएगी, कुर्सी चली जाएगी, तख्त उलट जाएंगे, ताजपोशी खत्म हो जाएगी, और जो बादशाहत के नाम पे जो अपनी आवाम को अभी तक गुलाम समझ रहे हैं वो गुलामी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अरब देशों में इस वक्त ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, और इस चीज को बकायदा विदेश की मीडिया कवर कर रही है और बड़े गौर से टुकुर टुकुर देख रही है कि ऐसा ना हो कि अरब की चुप्पी वहां के आवाम में बगावत पैदा कर दे। और अरब जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं फलस्तीन को लेकर के वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। उस तरह से वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जिसे कहा जाए कि उनकी बात में दम है, जिसे कहा जाए कि उनकी बातों में गुस्सा जाहिर हो रहा है। जो अरब के लीडरान की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, उनकी तरफ से आंखें लाल करके दिखाई तो जा रही हैं, लेकिन वो किसी ड्रामेबाजी से कम नहीं है। उन आंखों में इजराइल के लिए भी एक मोहब्बत नजर आती है। इजराइल के लिए मोहब्बत इसलिए भी नजर आती है क्योंकि इजराइल का मतलब अमेरिका है। अमेरिका बहुत कुछ रोक सकता है, बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, बहुत सी चीजें लीक भी कर सकता है, और बहुत से दबे हुए राज जो पोशीदा है उसे बेपर्दा भी कर सकता है। इसलिए अरब के बादशाहों की, उनकी हुक्मरानी के लिए बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है अरब में जो चल रहा है ये प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट कहीं उनकी बादशाहत को छीन न ले, इसके लिए डरते हैं वो। आपको एक खबर दिखाते हैं। ये खबर CNN ने लिखा है एक दिन पहले, और CNN ये बता रहा है कि नॉट इन अवर नेम Jewish peace activists across the US call for immediate ceasefire and justice for Palestinians। यानी अमेरिका से डिमांड कर रहे हैं कौन? यहूदी और यहूदी कार्यकर्ता कि भाई हमारे नाम पर इसे मत होने दो, हमारे नाम पर यह काम मत करो जो फलस्तीनियों के साथ गजा में किया जा रहा है, जो फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी की जा रही है, जो उनका कत्लेआम किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, इसे फौरन रोकिए, ये इंसाफ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसे तुरंत रोका जाना चाहिए, सीज फायर किया जाना चाहिए, शांति लाया जाना चाहिए। ये कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? ये यहूदी प्रोटेस्ट कर रहा है। सोचिए, कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट इजराइल में हुए जिसे इजराइल में डंडे के दम पर रोक दिया गया, हथियार के दम पर रोक दिया गया, कानून के दम पर रोक दिया गया। और वो प्रोटेस्ट करने वाले कौन थे? इजराइली थे, यहूदी थे। दुनिया देखिए बहुत बड़ी है। अगर आपको दुनिया को समझना है तो धर्म को पहले एक तरफ रखना होगा, क्योंकि धर्म को लेकर भी एक पॉलिटिक्स होती है, और जब तक पॉलिटिक्स के नजरिए से उस चीज को आप नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, मैं द गार्जियन की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा है अरब देशों में पनप रही क्रांति के बारे में, अरब देशों में जो धीरे धीरे बगावत खड़ी हो रही है उसके बारे में हम बताएंगे। आखिर अरब के जो नेता हैं आखिर क्यों इतना कांप रहे हैं अपने ही लोगों से, उन्हें किस बात का डर सताने लगा है, उस बारे में भी आपको बताएंगे जस्ट गार्जियन की रिपोर्ट के बाद। द गार्जियन लिखता है कि एज गजा इज बॉम्ब्ड एंड स्टर्व्ड द अरब वर्ल्ड इज वॉचिंग एंड इट्स एंग्री। गाजा पर जो बमबारी हो रही है, भूखमरी का जो लोग सामना कर रहे हैं फलस्तीन के लोग, और अरब की दुनिया इसे देख रही है, अरब जगत इसे बहुत ही गौर से देख रहा है, और जो अरब के लोग हैं वो गुस्से का सामना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं इन चीजों को लेकर के, और विरोध प्रदर्शनों में ऐसा कुछ हो रहा है। ये बाकायदा नीचे कोट करके ये जो है द गार्जियन लिख रहा है कि विरोध प्रदर्शन जो कुछ भी हो रहा है ऐसा है जो असल में फलस्तीन के बारे में तो नहीं है, लेकिन इसी बहाने एक गुस्सा नजर आ रहा है, एक तरह का गुस्सा है जिसे दबाया जा रहा है, या कहिए तो उसे दबा दिया गया अरब में, लेकिन अभी भी वो गुस्सा भड़क सकता है, और जब भड़केगा तो हालात बुरे होंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें क्यों आखिर अरब के देशों में इतना डर हो गया। अरब, जब मैं अरब की बात करता हूं, अरब के देशों की, तो मैं वहां के लीडरान की बात करता हूं, खासतौर जो बादशाहत निज़ाम में यकीन रखते हैं, जो बादशाही निज़ाम वाले देश हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ की आम आवाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अरब के देशों की बादशाहत खतरे में है,
इसलिए खतरे में है क्योंकि आवाम गुस्से में है। अरब के जो लीडरान हैं उनको डर लगता है डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से, जमहूरियत से। अच्छा देखिए, मजेदार बात देखिए, जो पश्चिमी देश हैं वो लोकतंत्र की बात करते हैं। अमेरिका खासतौर से लोकतंत्र पे बड़े बड़े प्रवचन सुनाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन आपको ये बात कितनी हैरानी लगेगी कि अरब देशों के साथ, जिन देशों में बादशाहत का निज़ाम है, बादशाही निज़ाम है, उन देशों के साथ जो है अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह है कि काम चलते रहेंगे और वहाँ अमेरिका का लोकतंत्र अपनी जगह होता है। और जब फायदे की राजनीति होती है, मुनाफे की राजनीति होती है, जब तेल की राजनीति होती है, तो गुंडे बदमाश माफियाओं से भी रिलेशन साध लिया जाता है। जैसे कि मसलन आप देखें अफगानिस्तान में तालिबान से 36 का आंकड़ा रहा, 20 साल से ज़्यादा वक्त तक तालिबान से जंग लड़ते रहे। और तालिबान या उससे पहले जो मुजाहिदीन हुआ करते थे वो यूएसएसआर से लड़ते रहे, और फिर बाद में तालिबान गठन हुआ और तालिबान अमेरिका से लड़ने लगा और 20 साल तक लड़ा। उसे आतंकवादी घोषित किया गया। लेकिन जब हालात बदलते हैं तो उन्हीं घोषित किए गए आतंकवादियों के साथ बैठकर एक मेज पर बातचीत होती है, समझौता होता है, और फिर होता है कि भैया तुम अपना संभालो, हम तो अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल रहे हैं अरब। और वहां से अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। और इतिहास गवाह है कि रात के अंधेरे में जो सेना की अंतिम टुकड़ी थी वो रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को छोड़कर फुर होती है अमेरिका के लिए। तो अरब के देशों को डर लगता है कि अगर बगावत हुई और आवाम गुस्से में आ गई तो कहीं उनका तख्त उलट ना जाए। और उलट गया तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र की बात आएगी, मामला यूएन तक जाएगा, दूसरे देशों का दखल होगा, फिर भाई इलेक्शन होंगे। और पब्लिक अगर गुस्से में आ गई तो पता चला साल 2 साल तक वहां हिंसा होती रहेगी, जंग का माहौल बना रहेगा। और जब इस तरह की हिंसा होती है तो सबसे पहले अपना डेरा डंडा लेकर के भागते हैं बादशाह पहले ही अपना डेरा डंडा लेकर भाग जाते हैं। जबकि श्रीलंका में आपने देखा होगा वहां तो लोकतंत्र है, और वहां से वहां से लोग भाग गए थे उस वक्त। लेकिन जब अरब देशों की बात की जाए तो अरब देशों का ढुलमुल रवैया, और जो कुछ भी वो अपना डायलॉग बोल रहे हैं वो अपने लोगों को शांत कराने के लिए। जैसे कि कतर की तरफ से बयान आया कि भाई किसी भी हालत में हम जो है कत्लेआम देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, रुकना चाहिए। तो भाई करो, आगे क्या करोगे, मंसूबा क्या है? कहने के लिए तो तुर्की भी कह रहा है कि हम मीडिएटर बनेंगे, दोनों देशों के बीच में जो है हालात सामान्य करेंगे, सब कुछ करेंगे। करिए, अगर कुछ कह रहे हैं तो उसे ग्राउंड पर उतरकर उसको पूरा करिए। अब देखिए फ्रांस के जो लीडर्स हैं, फ्रांस जो है चले गए कहां? एमानुएल मैक्रो कहां गए? मैक्रो पहुंच गए हैं इजराइल में नेतन्याहू के साथ। ऑस्ट्रेलिया वाले भी चक्कर लगा रहे हैं, अमेरिका वाले भी चक्कर लगा रहे हैं, ब्रिटेन वाले भी चक्कर लगा रहे हैं। तो वो तो चक्कर लगा के आ गए। अरब वाले कितने बार फलस्तीन में गए चक्कर लगाने के लिए? नहीं गए। मुस्लिम देशों के नेता कितनी बार गए? नहीं गए। कम से कम दोनों ही देशों के यहां आप चले गए होते। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है मध्यस्थता करें, बातचीत करें, तो आज 15-17 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया ये कत्लेआम होते हुए। कितने मुस्लिम लीडर्स हैं, ये छोड़िए, खिलाफत उस्मानिया के सबसे बड़े दावेदार रजब तैयब एर्दोगान क्या कर रहे हैं? पछक मार रहे हैं। उनको कम से कम जाना चाहिए ना। उनके तो दोनों से ताल्लुकात हैं, फलस्तीन से भी, इजराइल से भी, बड़े पुराने राजनयिक ताल्लुकात हैं। कमाल पाशा का जब दौर आया तुर्की में, जब तुर्की सिमट करके इतने में हो गया, जब कमाल पाशा का दौर आया तो उस समय सबसे पहले अगर रिश्ते किसी से अच्छे हुए तो इजराइल के साथ, बड़े पुराने रिश्ते। बाकी में तो लाग लपेट था, तुर्की में तो कोई लाग लपेट नहीं था। तुर्की तो बिल्कुल इजराइल का ही साथ है, नाटो गठबंधन का भी सहयोगी। तो तुर्की के राष्ट्रपति कितने बार गए? उनको तो जाके मिलना चाहिए था इजराइल से, उनको मिलना चाहिए था फलस्तीन में जाकर के। हमास की वहां गवर्नमेंट है गाजा में, गाजा की गवर्नमेंट से मिलना चाहिए था, हमास की गवर्नमेंट से। नहीं हुए। दूसरे देशों के माध्यम से भी मिल सकते थे, लेकिन क्या हुआ? नदारत। तो सबको अपनी अपनी मतलब प्यारी है। मजहब का मामला है, लेकिन मजहब का मामला वहां की आवाम तक सीमित है, क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा है। अल-अक्सा जो है इतनी पुरानी मस्जिद है कि उसे क़िबला अव्वल कहा जाता है। यानी जब काबा शरीफ की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ा जाता था तो उस वक्त तक जो है फलस्तीन की तरफ, अल-कुद्स की तरफ जो है रुख करके नमाज अदा की जाती थी। तो वो क़िबला अव्वल हमारा। तो वहां आवाम जो है इस तरह की हरकतों को देख करके गुस्से में। अच्छा चलिए, यहां तो मुस्लिम का मामला है, यहां मुस्लिम का मामला है। जो यूरोपियन कंट्री हैं वहां भी जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला, वो भी फलस्तीन की हिमायत में, इजराइल के खिलाफ देखने को मिला। लेकिन अब देखिए कहां कहां प्रोटेस्ट हुआ, और जो प्रोटेस्ट हुआ है अब तक, ये रॉयटर्स की मैं खबर बता रहा हूं, 21 तारीख को उसने लास्ट टाइम इस बारे में एक खबर लिखी थी।
और उसमें लिख रहा है वो कि मुस्लिम प्रोटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड टू डिमांड एंड टू इजराइल गाजा कैंपेन। वो डिमांड कर रहे हैं इनटू इजराइल गाजा कैंपेन, वो डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल गाजा पर जो ऑपरेशन कर रहा है, मिलिट्री कू कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसको रोके। और फलस्तीनियों की हिमायत में प्रोटेस्ट हो रहा है। और कहां कहां प्रोटेस्ट हुआ है? 1000 रैली इन जॉर्डन, हजारों की संख्या में जॉर्डन में निकला, इजिप्ट में निकला, तुर्की में निकला। अब देखिए जॉर्डन और इजिप्ट वो देश हैं जिन्होंने फलस्तीनियों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जो शरण में आ रहे थे गाजा बॉर्डर से, जो वहां पर रफा क्रॉसिंग है उसके थ्रू जब आना चाह रहे थे तो मना कर दे, नहीं एक भी फलस्तीनी को मान नहीं देंगे। इन लोगों ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया था और पूरी दुनिया में इनके बयानों की मजम्मत की गई थी। हम लोगों ने भी एपिसोड चलाया इनकी हरकतों के बारे में। तुर्की में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है एंड इंडिया में भी हो गया। अरब देशों में जो हुआ वो आप देखिए। अरब देशों में प्रोटेस्ट नहीं हुआ करते, लेकिन वहां प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की अलामत है, लोकतंत्र की अलामत है, लोकतंत्र की आहट है। और अगर प्रोटेस्ट अगर उनके देशों में हो रहा है तो उनके लिए जो वहां के राजतंत्र है, बादशाहत है, उसको खतरा हो जाए कि भाई आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को डिमांड कहें कि वोट कराओ, कल वो कहेंगे कि एक नया पार्लियामेंट शुरा बनाओ, उसमें हम भी जाएंगे बैठेंगे, उसमें तुम्हें बादशाह के तौर पर नहीं देखेंगे, अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनेंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये अरब के देशों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है इन चीजों को लेकर के, और इनके नेता इसीलिए कोई ना कोई हमदर्दी वाला बयान दे रहे हैं, लेकिन वो बयान खोखले हैं। लेकिन इन बयानों को देख करके भी वहां की आवाम गुस्से में है, वो गुस्सा उबल रहा है, कभी भी फट सकता है। अगर उनके गुस्से का धमाका बड़ा हुआ तो राजशाही खतरे में आ जाएगी। इसके साथ ही आप देखिए कि अरब वर्सेस ईरान का मामला भी बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि अरब देश जहां लुंज पुंज एकदम डाउन रहे, आलसी रहे, काहिल रहे, वहीं खुल करके अगर कोई सपोर्ट में आया, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत किसी ने दिखाई तो ईरान। अब देखिए नजरियाती ताल्लुकात, अब देखिए अगर मजहब के रिलीजन्स अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नजरियाती ताल्लुकात हो जाता है। नजरियाती ताल्लुकात में ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है, और अरब को ये देखकर शर्म करनी चाहिए। अरब जो है अब तक उनको शर्म आ रही होगी, लेकिन वो कहें तो किससे कहें? एक ईरान, एक छोटा सा मुल्क, और अरबों के जैसा नजरियाती तौर पर भी मैक्सिमम देश जो है एक ही ख्यालात के हैं। वो क्या ख्यालात हैं वो आप समझ रहे होंगे। लेकिन फिर इसके बावजूद भी इजराइल के मामले में, फलस्तीन के मामले में अगर मुखर होकर कोई आवाज सामने आई है अभी तक तो ईरान की। ईरान कहां गया इनका? एक बहुत बड़ा इनकलाब माना जाता था कि भाई तालिबान वाले जाएंगे, जंग लड़ेंगे, इनका छक्का छुड़ा देंगे। छक्का क्या छुड़ाएंगे? एक बयान आया उनकी तरफ से, शुरू में बयान आया कि भाई वो रास्ता मांग रहे हैं कि हमें जाने दो, हम हमास के साथ जाकर के लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीते वैसे ही पता चला कि वो एक फेक न्यूज था, और वो फेक न्यूज बता दिया गया। खैर हमने तो नहीं चलाया क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब तक तालिबान की हुकूमत है, तालिबान की तरफ जब तक कोई वेरीफाइड खबर रिसोर्सेज के हवाले से अच्छी ना आए उसको हम कैसे मान लेंगे? हमने तो नहीं चलाई, बहुत से लोगों ने चलाया उसको। लेकिन तालिबान कहाँ गया? उसके तरफ से कोई कड़ा रिएक्शन नहीं आया। कम से कम उसको अपने नथुने फुला करके कहना चाहिए था कि हम आ रहे हैं, अमेरिका से लड़कर सिखा दें कि हमने 20 साल में उसको कितने लड़े। तालिबान भी नहीं बोला। और जिस तरीके से ईरान बोल रहा है वैसा कोई नहीं बोल रहा। ईरान ने अभी यह भी कहा है कि गाजा में बिना, अभी जो वहां के फलस्तीनी ग्रुप जो लड़ रहे हैं उनके तरफ से जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ, वो बिना ईरान के डायरेक्शन, बिना ईरान के निर्देश के दिए जा रहे हैं। यानी अभी ईरान ने दिया नहीं, उसका कहने का ये मतलब है कि अभी तो हमने दिया ही नहीं है, अभी तो अपने मन से लड़ रहे हैं वो लोग। और कौन ग्रुप है? हमास, वहां का हथियारबंद गुट जिसकी गवर्नमेंट भी है। इसके अलावा वहां पर एक और भी बड़ा मशहूर है इस्लामी जिहाद, जिसके ऊपर इजराइल ने आरोप लगाया कि उसी ने जो है बम्बार्डमेंट किया है अल अहली हॉस्पिटल पर, जिसमें 5 ज़ायद लोग हलाक हुए। लेकिन ये सोचिए ये आखिर रुख कहां जा रहा है? दूसरी चीज ये है कि इजराइल लड़ने को तो लड़ रहा है, एक फुलझड़ी भी अगर गजा की तरफ से आ रहा है, आसमान में नजर आ रहा है, तो इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम जाकर के उसको ठोक देता है। 3 मीटर 4 मीटर नजदीक में जाकर ब्लास्ट हो जाता है ऊपर। वो पता चला कि जो उनकी तरफ से फेंका गया था रॉकेट मिसाइल जो भी हो, वो हवा में ही नष्ट हो गया, जमीन पर आकर सिर्फ उसका मलबा गिरा। मतलब इजराइल के पास इतना बड़ा पावरफुल आयरन डोम तो है, लेकिन उसकी भी क्षमताएं हैं। दूसरी चीज ये है
कि इसका खर्च बहुत ज्यादा है। एक तरह से समझ लीजिए कि अगर हमास ने 500 रुपए का अपने होममेड कोई रॉकेट 500 रुपए का बनाया और उसने आसमान में दाग दिया, तो उसे इजराइल का डिफेंस जो सिस्टम है वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, कैच कर लिया, भांप लिया। उसके बाद ये तुरंत उसका जवाब में हो, यानी उसको जैसे ही वो आसमान में गया और इनके एरिया की तरफ आ रहा है, तुरंत ये अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनका एक्टिवेट हो जाता है आयरन डोम, और तुरंत एक मिसाइल फायर कर देता है। अब वो मिसाइल की जो कीमत होगी, जो 500 रुपए के रॉकेट को रोकना है, उस मिसाइल की कीमत कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 5 लाख रुपए होगी मेरे अंदाजे के मुताबिक। कम से कम 5 लाख हो, इससे ज्यादा ही होगी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख कम से कम होगी। एक मोटा मैं दोनों की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं इस्तेमाल, मैं उसके आंकड़े बता रहा हूं। तो सोचिए जब 5-5 हजार वो रॉकेट छोड़ रहा है तो कितने इनको नुकसान हो रहा होगा। नुकसान तो बहुत हो रहे होंगे। खैर, ब्लिंकन जो आप कह रहे हैं, अमेरिका के ब्लिंकन विदेश मंत्री अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता बल्कि अपनी रक्षा करेगा। मतलब वो जंग नहीं चाहते। दूसरी तरफ जो है, चीन ने अपना युद्धपोत उतार दिया है, जंगी बेड़ा उतार दिया है। वो दिखाने को तो दिखा रहे कि हम अपनी डिफेंस के लिए कर रहे हैं कि भाई आगे चल के अमेरिका हमारे पे ना कर दे, इसलिए हम अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मुंह है ना वो इजराइल की तरफ है। यही काम किंजल उतार करके रशिया ने किया है। रशिया भी इसी नक्शे कदम पर है। दूसरी तरफ अमेरिका को इस बात का भी डर है कि अगर हमास को मारने के नाम पर अब गाजा बॉर्डर पर खड़ी जो इजराइल की फोर्स है जमीनी एक्शन लेने के लिए तैयार है, अगर वो उतरती है तो हालात क्या होगा। क्योंकि पहले तो मिसाइल और युद्धपोत भी नहीं आए थे, लेकिन अब तो आ गए हैं। तो ये जंग अगर दो तरफा हुआ, यानी ये अमेरिका बनाम रशिया अगर हुआ, तो पक्का है कि अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि पहले ही अपने गोला बारूद बहुत ज्यादा अशिया वो अपना खर्चा कर चुके हैं, अपनी माली हालात को वो नीचे गिरा चुके हैं। यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन कंट्री अगर दोबारा इजराइल के साथ अमेरिका के चक्कर में अगर फिर जाते हैं लड़ने के लिए, हमास के नाम पर, चाहे रशिया जो ग्रुप है उसके साथ लड़ने के लिए, तो अब बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में ठंड का दौर शुरू हो चुका है। उनको चाहिए गैस, उनको चाहिए तेल, उनको चाहिए बिजली, और उनको चाहिए मोटा पैसा, जो अब यूरोपियन कंट्री के पास नहीं रहेगा। उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई यूरोपियन यूनियन की, आप देख लीजिए, उनके हालात वैसे नहीं रहे। अमेरिका के चक्कर में उनके यहाँ विरोध प्रदर्शन भी हुए कि यूक्रेन के चक्कर में तुम क्यों पड़ रहे हो, यूक्रेन तुम्हारा क्या लेना देना है। लेकिन अमेरिका जहां जा रहा है वहां यूरोपियन जाएंगे, नेटो जाएगा, नेटो पर जो है अमेरिका का धावा है, हर तरह से दबदबा है। इसलिए हालात कुछ भी हो सकते हैं। बहरहाल अरब देशों में एक लावा उबल रहा है, कब फटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और जब फटेगा तो अच्छे अच्छे बादशाहों के तख्त फटेंगे, कपड़े फटेंगे, उसके बाद वहां लोकतंत्र का भी आगमन हो सकता है। तो लोकतंत्र के आगमन को रोकने के लिए जरूरी है कि अरब के देश मिलजुल कर, मुस्लिम तमाम देशों के साथ मिलजुल कर, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे लेबनान हो, मिस्र, शाम, जो भी हो, सबके साथ मिलजुल कर वो कोई ना कोई एक निर्णय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर गुस्सा लावा फूटा तो अरब की बादशाहत खतरे में आ जाएगी, और अभी भी खतरे में है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।